हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख का चौथा भाग। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे औपचारिक क्षेत्र के ऋण अर्थात औपचारिक ऋण, दूसरा नंबर अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण अर्थात अनौपचारिक ऋण, तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ऋण अर्थात साख के स्रोत, और इसके बाद 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और प्रत्येक बार की तरह इस बार भी हम लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वीडियो के इस भाग से आ सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। इससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि विभिन्न ऋणों को कितने भागों में बांटा गया। तो विभिन्न ऋणों को 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक क्षेत्र के ऋण और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग औपचारिक क्षेत्र के ऋण के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। औपचारिक क्षेत्र के ऋण अर्थात औपचारिक ऋण। औपचारिक क्षेत्र का ऋण वह ऋण होता है जो सरकारी नियमों के तहत लिया जाता है, अर्थात औपचारिक ऋण स्रोत को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है या फिर किसी सरकारी संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें ब्याज का दर कम होता है, जैसे बैंक, सहकारी समितियां आदि से लिया गया ऋण औपचारिक ऋण कहलाता है। औपचारिक द्वारा लिया गया ऋणों पर आरबीआई की नज़र होता है, अर्थात औपचारिक ऋण वह ऋण होता है जो सरकारी नियमों के तहत अर्थात बैंक या सहकारी समितियां आदि से लिया जाता है, उसे हम औपचारिक क्षेत्र का ऋण कहते हैं। अब हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात इसका अपोजिट अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण क्या होता है। अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण वह ऋण होता है जो सरकारी नियमों के तहत नहीं लिया जाता है, अर्थात अनौपचारिक क्षेत्र स्रोतों को सरकार या किसी सरकारी संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसमें ब्याज की दर अधिक होता है, जैसे साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, मित्र आदि से लिया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। अनौपचारिक ऋण पर इसके सिवा अर्थात साहूकार, मित्र, व्यापारी, रिश्तेदार आदि के सिवा किसी संस्था या सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए अनौपचारिक ऋण में ब्याज की दर बहुत अधिक होता है, अर्थात अनौपचारिक ऋण का स्रोत जो होता है वह सरकारी नियंत्रण के तहत नहीं लिया जाता है, अर्थात सरकारी नियमों के तहत नहीं लिया जाता है। इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार आदि से जो ऋण लिया जाता है वह हमारा अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण कहलाता है। अब हम लोग औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण के बीच अंतर स्पष्ट करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अर्थात औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण के बीच किस प्रकार से अंतर होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण सरकारी नियमों के तहत लिया जाता है, जबकि अनौपचारिक ऋण सरकारी नियमों के तहत नहीं लिया जाता है। वहीं औपचारिक ऋण का देखरेख आरबीआई अर्थात सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक ऋण को कोई सरकारी संस्थाओं द्वारा देखरेख नहीं किया जाता है। औपचारिक ऋण में ब्याज का दर कम होता है, वहीं अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज का दर अधिक होता है। औपचारिक ऋण बैंकों, सहकारी समितियों द्वारा लिया जाता है, जबकि अनौपचारिक ऋण साहूकारों, व्यापारियों, मित्रों आदि से लिया जाता है। वहीं औपचारिक ऋण ऋण जाल में नहीं फंसाता है, जबकि अनौपचारिक ऋण ऋण जाल में फंसाता है, जैसा कि स्वप्ना के साथ हुआ था। इस प्रकार हम लोगों ने औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण के बीच अंतर स्पष्ट को हम लोगों ने यहाँ पे देखा और जाना किस प्रकार से अंतर है। अब चलिए हम लोग ऋण के अर्थात साख के विभिन्न स्रोतों के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि साख के किस प्रकार के स्रोत हमारे भारत में हैं। यह वृत्त आपको जो दिखाई दे रहा होगा अभी आपके स्क्रीन पर, यह आलेख जो है वह 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों को साख के स्रोत के बारे में दिखाता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सहकारी समितियाँ अर्थात
सहकारी समिति जो है वह 25% लोग जो हैं वह सहकारी समितियां से ऋण प्राप्त करते हैं। वहीं व्यावसायिक बैंक से 25% ऋण प्राप्त करते हैं और अन्य औपचारिक ऋण का जो स्रोत है वह 5% है। वहीं जमींदार से जो ऋण प्राप्त करते हैं वह 1% है। साहूकार से सबसे ज़्यादा 33% लोग ऋण प्राप्त करते हैं और रिश्तेदार एवं मित्र से जो ऋण प्राप्त करते हैं लोग वह 8% है। इसी प्रकार अन्य औपचारिक स्रोतों से जो ऋण प्राप्त करते हैं वह है 2% और सरकारी से जो ऋण प्राप्त करते हैं वो है 1%। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से विभिन्न ऋण के जो स्रोत हैं अर्थात साख के जो स्रोत हैं जो लोग प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से साख प्राप्त करते हैं, वो वृत्त के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कितने कितने प्रतिशत लोग ऋण प्राप्त करते हैं यहाँ पे। इस प्रकार इस आलेख से साफ तौर पर पता यह चलता है कि सबसे ज़्यादा जो है जो साख प्राप्त करते हैं वह साहूकार से प्राप्त करते हैं। अब चलिए औपचारिक और अनौपचारिक से लिए जाने वाले ऋणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो विभिन्न वृत्तों के द्वारा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था, इसके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। यह आपका वृत्त में 2 कलर होगा, एक नीला एक बैगनी, और एक औपचारिक है एक अनौपचारिक है। आपका नीला जो है अनौपचारिक है और बैगनी है वो औपचारिक स्रोत का कलर दिखाया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि एक वृत्त है, यहाँ पे पहला वृत्त जो है वो 85% ऐसे परिवार हैं अर्थात गरीब परिवार वाले ऐसे हैं जो 85% जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र से ले लेते हैं ऋण और मात्र 15% ही लोग हैं जो औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं। और कम संपत्ति वाले जो परिवार हैं वो 47% औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं और 53% ऐसे परिवार हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं, वो कम संपत्ति वाले परिवार। समृद्ध परिवार जो हैं वह 72% ऐसे परिवार हैं जो औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं और मात्र 28% ही इसमें आप देख रहे होंगे जो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं। वहीं अमीर परिवार के लोग जो हैं वो सबसे अधिक औपचारिक क्षेत्र से 90% ऋण प्राप्त करते हैं और मात्र 10% अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गरीब परिवार सबसे ज़्यादा 85% लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं। इसलिए भारत में औपचारिक ऋण को बढ़ाने की आवश्यकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में औपचारिक ऋण को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि औपचारिक ऋण को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि औपचारिक ऋण में ब्याज का दर कम होता है जो लाभकारी है। वहीं औपचारिक ऋण जाल में नहीं फंसाता है जिससे कर्जदार का शोषण नहीं होता है। औपचारिक ऋण सरकारी नियमों के तहत लिया जाता है जिससे कर्जदार आसान किस्तों में ऋण चुकता कर सकता है। वहीं औपचारिक ऋण का देखरेख आरबीआई अर्थात सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है एवं औपचारिक ऋण बैंकों सहकारी समितियों द्वारा लिया जाता है जो एक लाभकारी ऋण का स्रोत माना जाता है। अब हम लोग निर्धनों के स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। स्वयं सहायता समूह निर्धनों के लिए एक छोटी संस्था या समूह है जिसमें एक दूसरे के पड़ोसी जिसकी संख्या 15 से 20 की हो सकती है, जो नियमित रूप से मिलकर 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक या इससे भी अधिक हो सकता है कि बचत करते हैं। यह परिवारों की बचत पर निर्भर करता है, अर्थात जितना बचत होता है उसके आधार पर वह अपना पैसा जमा करेंगे। इस जमा राशि को सदस्य आपस में जरूरत को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में कम ब्याज के दर पर उपयोग करते हैं। अगर ये समूह नियमित रूप से बचत करता है तो बैंक भी ऋण प्रदान करने लगता है। आइए अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पे जानेंगे जो आपको वीडियो के इस भाग से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है, हमें भारत में
ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है, यह 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, क्योंकि ये आप अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये ऑलरेडी अभी आप पढ़ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो आपका स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। उत्तर, बैंक निम्नलिखित कारणों से कुछ कर्जदारों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 1 नंबर, ऋण संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं कराने से। दूसरा नंबर, जो पहले से ऋण लिया है और वह ऋण चुकता नहीं कर रहा हो, उसे ऋण बैंक नहीं देना चाहता। तीसरा नंबर, कर्जदार का बैंक के प्रति अच्छा व्यवहार न होने से। और चौथा, पागल व्यक्ति को ऋण बैंक नहीं देता है। 5वां नंबर, जोखिम वाली परिस्थिति में बैंक ऋण देने को तैयार नहीं होते हैं। और छठा, बैंक उन लोगों को ऋण नहीं देते हैं जो ऋण की शर्तों को पूरा नहीं करते। चौथा क्वेश्चन हो सकता है, 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं आरबीआई के साथ, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। यह भी लिखा हुआ होता है। 5वां नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उत्तर, ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, जिससे बहुत से लोग विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर कर्ज ले सके। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए उद्योगों लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। इस तरह ऋण से लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। उद्योगों और कृषि का विकास होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे देश की विदेशी व्यापार में बढ़ता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।